हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट बोन। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली बोन्स क्या होती हैं, क्या उनका स्ट्रक्चर है, क्या उनके फंक्शंस हैं, बोन्स के क्या पार्ट हैं, बोन्स का क्या क्लासिफिकेशन है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बोन को हम ऑसियस टिश्यू भी बोलते हैं। ये एक स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि हमारे स्केलेटन को फॉर्म करने का काम करता है। हमारे बॉडी के अंदर स्केलेटन प्रेजेंट होता है जिसको कि हम एक तरीके से हड्डियों का ढांचा बोलते हैं। ये स्केलेटल सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूट करता है और जो स्केलेटल सिस्टम है बेसिकली ये हमारे बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम करता है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि बोन्स हमारे आपस में एक दूसरे से जुड़ के स्केलेटन फॉर्म करती हैं जो कि हमको एक तरीके से स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। अब हमारे ह्यूमन जो स्केलेटन है उसके अंदर बेसिकली 206 बोन्स प्रेजेंट होती हैं एडल्ट के अंदर। अगर हम बेबी की बात करेंगे तो बेबी के अंदर लगभग 300 बोन्स के करीब होती हैं, लेकिन जैसे जैसे बेबी ग्रो करता है ये बोन्स आपस में फ्यूज होती जाती हैं और एडल्ट के अंदर इनका नंबर सिर्फ 206 तक प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब बोन्स किसकी बनी होती हैं? तो ऑफकोर्स बोन्स मिनरल सॉल्ट्स के द्वारा बनी होती हैं। अब इनके अंदर जो मिनरल प्रेजेंट होता है बेसिकली कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपको मालूम ही है कैल्शियम हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है जो कि बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कोलेजन एंड बोन सेल्स। तो कुछ मिनरल्स, कोलेजन और बोन सेल्स के द्वारा जो बोन्स हैं ये फॉर्म होती हैं। अब अगर हम हमारी बॉडी में देखें तो बॉडी के अंदर जो लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन है दैट इज फीमर, जो कि एक थाई की बोन होती है, और जो स्मॉलेस्ट बोन होती है दैट इज स्टेपिस, जो कि मिडिल ईयर के अंदर लोकेटेड होती है। ठीक है, अब फंक्शंस की हम बात करेंगे तो बोन्स का जो मेन फंक्शन है दैट इज प्रोटेक्टिव फंक्शन। इट प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन्स। अब हमारे बॉडी के अंदर बहुत से इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स हैं और उनको प्रोटेक्ट करने का जो काम है इट इज डन विद द हेल्प ऑफ बोन्स। फॉर एग्जाम्पल हार्ट एंड लंग्स है ना। हार्ट एंड लंग्स हमारे बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स हैं। तो जो रिब केज है जो कि बोनी एक स्ट्रक्चर होता है थोरैक्स के अंदर, वो इन वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। इसी तरीके से ब्रेन हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और बोन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है क्रेनियम, है ना। तो ये क्या करती हैं? एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। देन सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर। बोन्स प्रोवाइड द बॉडीज फ्रेमवर्क एंड ब्रिंग अबाउट वेरियस मूवमेंट्स बाय द अटैचमेंट टू द मसल्स एंड टेंडन्स। अब जो हमारे स्केलेटल मसल्स हैं वो बेसिकली बोन्स पर जाकर अटैच होती हैं और उन्हीं के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से हमारे बॉडी में बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं। तो जो सेकंड फंक्शन है बोन का, तो ये एक तरीके से सपोर्ट और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है और बॉडी का जो मूवमेंट है उसमें ये हेल्प करती है। तीसरा फंक्शन अगर हम देखेंगे तो मेटाबॉलिक फंक्शन है। इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिज्म होम्योस्टैसिस ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। तो कैल्शियम और फॉस्फेट दो ऐसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जिनका जो मेटाबॉलिज्म है बेसिकली इट इज डन इन द बोन्स। ठीक है, देन हीमोपोइटिक फंक्शन। हीमोपोइटिक फंक्शन यानी कि हीमोपोइसिस, ब्लड का फॉर्मेशन। रेड बोन मैरो इन द बोन्स इज द साइट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। अब आपको मालूम है, अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, बोन के अंदर प्रेजेंट होती है बोन मैरो जो कि दो तरीके की होती है, रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो। तो जो रेड बोन मैरो है ये एक इंपॉर्टेंट साइट है जहाँ पे ब्लड का फॉर्मेशन होता है। सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीमोपोइसिस। ठीक है, अगर हम पार्ट्स ऑफ बोन्स को देखें तो जो लॉन्ग बोन्स हैं बेसिकली उनके तीन पार्ट्स होते हैं, डायफिसिस, एपिफिसिस एंड मेटाफिसिस, है ना। थोड़ा सा हम इसको डायग्राम से समझते हैं। अब यहाँ पर आप देखें दिस इज द डायग्राम ऑफ अ लॉन्ग बोन, है ना। अब ये जो लॉन्ग बोन है, हमने अभी क्या बोला कि लॉन्ग बोन्स के तीन पार्ट होते हैं। डायफिसिस, डायफिसिस क्या होता है? मिड पोर्शन ऑफ बोन और शैफ्ट। तो ये आप लॉन्ग बोन देख रहे हैं, इसका ये जो बीच वाला भाग है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस भाग को हम बोलते हैं डायफिसिस। दूसरा होता है एपिफिसिस, वाइड एक्सट्रीमिटी और हेड ऑन आइदर साइड। अब दोनों तरफ के जो एंड्स होते हैं जो कि थोड़े से आप देख रहे हैं ब्रॉड होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं एपिफिसिस। तीसरा जो भाग होता है दैट इज मेटाफिसिस विच इज अ पोर्शन बिटवीन द डायफिसिस एंड एपिफिसिस। अब आप इधर देखें, डायफिसिस और एपिफिसिस के बीच में जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ पर भी अगेन एपिफिसिस और डायफिसिस के बीच में जो ये वाला पोर्शन है, तो ये जो मिड पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं मेटाफिसिस। ठीक है,
Then in growing age between epiphysis and metaphysis, epiphyseal growth plate is present and this epiphyseal plate is responsible for longitudinal growth of the bone, है ना। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर ये जो epiphysis है और मेटाफिजिस के बीच में, यहाँ पर आप देख रहे हैं, और यहाँ पे मेटाफिजिस और एपिफिजिस के बीच में यहाँ पर प्रेजेंट होती है ग्रोथ प्लेट या फिर एपिफिजियल प्लेट, है ना। और ये प्लेट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? ये जो बोन की लेंथ है, इस बोन के लेंथ को ये जो बढ़ाने के लिए जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ होती है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है। Now let us study about the structure of bone. तो bone is covered by out of white fibrous connective layer जिसे हम पेरिओस्टियम बोलते हैं and inner dense fibrous membrane जिसे हम एंडोस्टियम कहते हैं, एंडोस्टियम, है ना। तो यहाँ पर आप देखें ये जो बाहर की तरफ का जो फाइब्रस टिश्यू है ये कॉन्स्टिट्यूट करता है पेरिओस्टियम का, और जो अंदर वाला ये वाला जो भाग है, अंदर वाला जो फाइब्रस मेम्ब्रेन है, इसको हम बोलते हैं एंडोस्टियम, ठीक। The tendons from the muscles are attached to periosteum. जितने भी मसल्स के जो टेंडन्स होते हैं ये बेसिकली इस पेरिओस्टियम पर जाकर अटैच होते हैं, ओके। The head of bone are covered by a hyaline cartilage. It forms synovial joint with the adjoining bone, है ना। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे, अब आपको मालूम है जैसा कि हमने अभी पढ़ा था, जो बोन्स है बेसिकली एक बोन दूसरे से जुड़ती है और बॉडी का मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो जब एक बोन दूसरी बोन से आर्टिकुलेट करती है तो वहाँ पर एक हाइलन टाइप का कार्टिलेज प्रेजेंट होता है जो कि आर्टिकुलर कार्टिलेज को बनाता है। आर्टिकुलर कार्टिलेज इज नथिंग बट हाइलन कार्टिलेज, ठीक है। तो जब भी दो बोन्स आपस में जुड़ेंगी तो बीच में, दोनों के बीच में आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, और ज्यादातर कहाँ प्रेजेंट होता है? इट फॉर्म्स synovial joint विद एन एडजॉइनिंग बोन्स, है ना। दो बोन्स के बीच में ये synovial joint को कॉन्स्टिट्यूट करता है, ठीक है। बोन्स हैव टू लेयर्स, आउटर कॉम्पैक्ट बोन एंड इनर स्पॉन्जी बोन। अब बोन के अंदर भी दो लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पर आप देखें ये जो बाहर वाली लेयर है, ये जो बाहर वाली है इसको हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट बोन, और ये जो अंदर वाली होती है इसको हम बोलते हैं स्पॉन्जी बोन। तो अब हम थोड़ा सा जो कॉम्पैक्ट बोन है इसको डिटेल में पढ़ेंगे और थोड़ा सा स्पॉन्जी बोन के बारे में समझेंगे, है ना। तो कॉम्पैक्ट बोन हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम ये जो बोन है इसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। इसका ये मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ कॉम्पैक्ट बोन। तो कॉम्पैक्ट बोन और कॉर्टिकल बोन, इसको हम कॉर्टिकल बोन भी बोलते हैं। इट इज हार्ड एंड डेंस, फॉर्मिंग 80% ऑफ द बोन इन बॉडी। हमारे बोन्स का जो 80% जो भाग है वो कॉम्पैक्ट बोन के द्वारा बना होता है, जो कि हार्ड होता है और थोड़ा सा डेंस होता है। अब अगर हम इसको मैक्रोस्कोप में देखें तो इट कंसिस्ट ऑफ माइन्यूट सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ऑस्टियोन्स और हैवर्सन सिस्टम फॉर्म्ड बाय कॉन्सेंट्रिक लेयर्स ऑफ कोलेजन। तो ये जो बोन है, कौन सी बोन? कॉम्पैक्ट बोन। इसके अंदर कुछ इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक समझते हैं ना, जैसे एक के अंदर एक घेरा बनाते हैं ना, इस तरीके से कुछ माइन्यूट सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम ऑस्टियोन या फिर हैवर्सियन सिस्टम भी बोलते हैं। समटाइम्स क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में कि जो हैवर्सियन सिस्टम है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए इट इज प्रेजेंट इन द बोन्स, ठीक है। अब इन द सेंटर ऑफ ईच ऑस्टियन देयर इज अ हैवर्सन कैनाल विच कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एंड नर्व फाइबर्स। अब आप देखें ये ऑस्टियन है, तो इस डायग्राम में हमने कितने ऑस्टियन बनाए हैं? 1 2 3 4। अब एक ऑस्टियन की हम बात करते हैं। तो ये जो ऑस्टियन है बेसिकली, ये जो ऑस्टियन किससे बना हुआ है? ये कॉन्सेंट्रिक लेयर्स ऑफ कोलेजन के द्वारा बना हुआ है। इसके ठीक सेंटर में इस तरीके से एक कैनाल प्रेजेंट होता है और इसको हम बोलते हैं हैवर्सियन कैनाल। और अगर हम इस कैनाल को भी डिटेल में देखेंगे तो इस कैनाल के अंदर आर्टरी प्रेजेंट होती है, वेन प्रेजेंट होती है, नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं और लिम्फ वेसल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। विद इन हैवर्सियन सिस्टम ऑस्टियोसाइट्स आर ट्रैप्ड। अब ये पूरा का पूरा जो हैवर्सियन सिस्टम है इसके अंदर आप देख रहे हैं ये क्या है? ये सारे ऑस्टियोसाइट्स हैं। ऑस्टियोसाइट्स बोन के सेल्स होते हैं। इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ बोन सेल, ठीक है। दे सेंड लॉन्ग प्रोसेसेस कॉल्ड कैनालिक्यूलाई। अब आप यहाँ पर देखें इस तरीके से कुछ ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ये आपस में एक दूसरे को दे रहे हैं। इनको, ये जो लॉन्ग प्रोसेसेस हैं इनको हम कैनालिक्यूलाई बोलते हैं। ये जो कैनालिक्यूलाई हैं इनके अंदर भरा होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और इसका काम क्या होता है? ये जो ऑस्टियोसाइट है
इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, और यहाँ से जो वेस्ट है इन सेल्स के द्वारा जो वेस्ट है ये भी बाहर रिमूव किया जाता है, ठीक है। तो ये दिस इज द फंक्शन ऑफ बेसिकली कैनालिक्यूलाई। अब कॉम्पैक्ट बोन हैज लार्ज नैरो कैविटी कॉल्ड मैरो कैविटी और मेडुलरी कैविटी विच कंटेन येलो बोन मैरो, ठीक है। तो ये जो कॉम्पैक्ट बोन है इसकी ये जो कैविटी है अंदर वाली, इसको हम बोलते हैं मेडुलरी कैविटी, और ये जो मेडुलरी कैविटी मैरो कैविटी भी बोलते हैं, इसके अंदर प्रेजेंट होती है येलो बोन मैरो, है ना। अब हम देखेंगे जो स्पॉन्जी बोन्स हैं, कॉम्पैक्ट बोन कितने पार्ट को कॉन्स्टिट्यूट कर रही थी, 80% बना रही थी, लेकिन जो स्पॉन्जी बोन्स हैं ये सिर्फ 20% ऑफ द बॉडी की बोन को बनाता है। इन्हें हम कैंसलस बोन भी बोलते हैं। याद रखना है आपको, कॉम्पैक्ट बोन को हम कॉर्टिकल बोन्स भी बोलते हैं, स्पॉन्जी बोन्स को हम कैंसलस बोन्स भी बोलते हैं, है ना। कॉम्पैक्ट बोन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, येलो बोन मैरो, और जो स्पॉन्जी बोन्स हैं इनके अंदर क्या भरा होता है, रेड बोन मैरो, ठीक है। और आपको ने अभी पढ़ा था जो रेड बोन मैरो है वो एक इंपॉर्टेंट साइट है जहाँ पे जो ब्लड के सेल्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट बोन सेल्स। और बोन सेल्स को डिस्कस करने के पहले थोड़ा सा हम ये समझते हैं कि बोन रीमॉडलिंग क्या होती है। तो बोन जो रीमॉडलिंग है ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है ऑफ रिमूवल ऑफ ओल्ड और डैमेज बोन एंड रिप्लेसिंग इट विद न्यू बोन, है ना। तो आपको मालूम है कि हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती रहती है, टूटने की और बनने की जो प्रक्रिया है ये एक तरीके से चलती रहती है। इसी तरीके से हमारे बोन्स के अंदर जितनी भी ओल्ड बोन्स हैं और जो भी डैमेज्ड बोन्स हैं ये एक तरीके से रिमूव होती हैं एंड दे आर रिप्लेस्ड बाय न्यू बोन। ये जो पूरी प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं बोन रीमॉडलिंग। ये जो बोन रीमॉडलिंग की प्रोसेस है इसका काम होता है एक तरीके से ये बोन की जो क्वालिटी है और जो स्ट्रेंथ है उसको मेंटेन करने का काम करती है ना। तो बोन रीमॉडलिंग को हम आम भाषा में क्या बोलेंगे, बोन का बनना, टूटना और रिपेयर होना, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है बोन रिमॉडलिंग की, इसके लिए बेसिकली यहाँ पे 3 तरीके के सेल्स हैं जो कि बोन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो पहला तरीके का सेल है इसको हम बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट, सेकेंड कैटेगरी इज ऑस्टियोसाइट्स, और जो तीसरी कैटेगरी है दैट इज ऑस्टियोक्लास्ट। अब जो ऑस्टियोब्लास्ट है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोन फॉर्मेशन। तो बोन रीमॉडलिंग की जो बनने वाली जो प्रोसेस है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट, और इस एक्टिविटी को हम ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी भी बोलते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं, बेसिकली बोन के मैट्रिक्स को फॉर्म करते हैं। अब आपको मालूम है कि बोन का जो मैट्रिक्स है उसके अंदर बेसिकली जो हमारे बोन का जो मिनरल है, सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल है बोन का कैल्शियम। तो ये बेसिकली कैल्शियम को बोन मैट्रिक्स के अंदर डिपॉजिट करने का काम करते हैं, है ना। तो डिपॉजिशन ऑफ कैल्शियम इन बोन मैट्रिक्स, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैल्सिफिकेशन। देन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, और आगे जाके यही जो ऑस्टियोब्लास्ट हैं डिफरेंशिएट होकर ऑस्टियोसाइट्स को बनाते हैं। ओके, अभी कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो ये डीपर लेयर्स ऑफ पेरियोस्टियम और एंडोस्टियम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये सेंटर फॉर ऑसिफिकेशन भी हैं और जो फ्रैक्चर हैं उनकी साइट भी हैं। तो कुछ पॉइंट्स जो कि ऑस्टियोब्लास्ट से रिलेटेड आपको ये याद रखने हैं, है ना। अब ऑस्टियोसाइट्स क्या होते हैं, तो अभी हमने पढ़ा कि ऑस्टियोब्लास्ट जब डिफरेंशिएट करते हैं तो मैच्योर हो जाते हैं इनटू ऑस्टियोसाइट्स। तो हम ये बोल सकते हैं कि मैच्योर बोन सेल्स कंसर्न विद मेंटेनेंस ऑफ बोन, है ना। अभी हमने क्या पढ़ा था, बोन का बनना, उसका मेंटेन रहना और फिर उसका आगे जाकर एजिंग के साथ में टूटना। तो जो मेंटेन करने वाला जो काम होता है इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ ऑस्टियोसाइट्स, और ये बोन मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो तीसरे तरीके का सेल है वो है ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट क्या करते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बोन रिजॉर्प्शन। इसका मतलब है ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी, दैट मीन्स बोन को तोड़ना। जब बोन टूटेगी तो किस में रिलीज होगा, बोन के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट। तो देयर इज ब्रेकडाउन ऑफ बोन रिलीजिंग कैल्शियम एंड फॉस्फेट। ये जो एक्टिविटी है इसको हम ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बोलते हैं, है ना। अब ये ऑस्टियोक्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो बेसिकली ये पेरियोस्टियम में, आपको आई होप यू रिमेंबर पेरियोस्टियम कहाँ था, ये था, है ना। पेरियोस्टियम में प्रेजेंट होते हैं, और वो एरिया जहाँ पर हमारी जो बोन्स हैं कमज़ोर हो गई हैं, इंजर हो गई हैं, नॉट नीडेड हैं, तो वहाँ पे भी ये जो ऑस्टियोक्लास्ट हैं ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब अगर हम थोड़ा सा कॉम्पोजिशन बोन का देखें तो बोन के अंदर बेसिकली एक मैट्रिक्स होता है और दूसरे बोन्स के अंदर सॉल्ट्स होते हैं। ये जो बोन का मैट्रिक्स है ये प्रोटीन फाइबर्स के द्वारा बना होता है, और यहाँ पे बोन्स में जो प्रोटीन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं
उन्हें हम कोलेजन फाइबर्स बोलते हैं, जो कि जिलेटिनस ग्राउंड सब्सटेंसेस के अंदर एम्बेडेड रहते हैं। अब बोन जो सॉल्ट्स हैं ये क्रिस्टलिन सॉल्ट्स हैं जो कि बोन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इनको हमने एक स्पेशल नाम दिया है हाइड्रोक्सी एपेटाइट्स, है ना। तो इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, अगेन यू नो कैल्शियम एंड फॉस्फेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। तो ये सारे क्या होते हैं, ये बोन सॉल्ट्स को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। और फाइनली लेट अस डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। तो बोन्स को हमने 3 तरीके से क्लासिफाई किया है। ये जो क्लासिफिकेशन है 3 आधार हैं इसके। पहला है अकॉर्डिंग टू शेप, शेप के आधार पर। दूसरा है अकॉर्डिंग टू लोकेशन, बॉडी में ये बोन्स कहाँ प्रेजेंट है उसके आधार पर। और तीसरा अकॉर्डिंग टू डायनेमिक स्ट्रक्चर, उनके स्ट्रक्चर के आधार पर। तो अगर हम शेप के अकॉर्डिंग देखें तो बोन्स को हम 5 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। लॉन्ग बोन्स, वो बोन्स जिनकी लेंथ बड़ी है और जो विड्थ है ये कम है ना। तो बोन्स ऑफ लिम्स, जितने भी हमारे लिम्स की बोन हैं, जैसे कि फीमर हो गई जो कि थाई बोन है, ह्यूमरस हो गई जो कि हमारे अपर आर्म की बोन है, देन टिबिया फिबुला हमारे जो पैरों की बोन्स हैं, ठीक है, अल्ना, रेडियस, ये सारी की सारी लॉन्ग बोन्स के अंतर्गत आती हैं। शॉर्ट बोन्स हमारी बोन्स ऑफ द रिस्ट हो गई, जो रिस्ट में हमारी कार्पल्स प्रेजेंट होती हैं। एंकल्स की जो बोन्स हो गई ये शॉर्ट बोन्स के अंदर आती हैं, ठीक है। फ्लैट बोन जो कि चपटी हैं, जैसे कि स्कल बोन हो गई, मैंडिबल हो गया, स्कैपुला हो गया, स्टर्नम हो गया, ये सारी की सारी फ्लैट बोन्स के अंदर आती हैं। इरेगुलर बोन्स यानी कि ऐसी बोन जिनका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, फॉर एग्जाम्पल वर्टेब्रास। सिस्मॉइड बोन्स के अंदर आती है ट्रायंगुलर छोटी सी बोन है जिसे हम पटेला बोलते हैं, जो कि नी जॉइंट को कॉन्स्टिट्यूट करती है, ठीक है। अब लोकेशन के आधार पर हम देखेंगे तो लोकेशन के आधार पर बोन्स को हमने 2 तरीके से क्लासिफाई किया है। एक्सियल स्केलेटन, जो कि मेन हमारा सेंटर का जो स्केलेटन है उसको कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन, है ना। तो मेन जो एक्सेस है हमारा, जो सेंट्रल एक्सेस है, ये किसका बना होता है, सबसे ऊपर स्कल, उसके नीचे थोरेसिक एरिया में आता है रिब केज, और रिब केज के अंदर रिब्स और स्टर्नम दोनों ही बोन्स आती हैं, और तीसरा आता है वर्टेब्रल कॉलम, ठीक है। अब एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर आता है शोल्डर गर्डल और अपर लिम्स की बोन, और दूसरे में आती हैं पेल्विक गर्डल, पेल्विस यानी कि जो कमर के हिस्से वाली बोन्स होती हैं, और जो लोअर लिम है हमारी उनकी बोन्स। डायनेमिक स्ट्रक्चर के हिसाब से देखेंगे तो कॉम्पैक्ट बोन एंड स्पॉन्जी बोन्स, इसके बारे में हम अभी पढ़ चुके हैं, है ना। अब अगर हम थोड़ा सा अप्लाइड एस्पेक्ट देखें तो जो पहला अप्लाइड एस्पेक्ट है दैट इज ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है ऐसी कंडीशन जब बोन्स हमारी वीक हो जाती हैं, फ्रेजाइल हो जाती हैं, तो उनके अंदर बेसिकली जो बोन डेंसिटी है ये कम हो जाती है ना। बोन मिनरल डेंसिटी भी कम होती है, और साथ में जो बोन मास है ये भी कम हो जाता है, और जो कैल्शियम है उनमें से निकल कर बाहर आने लगता है, जिसकी वजह से बोन्स वीक और फ्रेजाइल हो जाती हैं, और फ्रैक्चर की जो टेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। एजिंग के साथ भी होती है, और अगर हम देखेंगे फीमेल्स में तो जो मीनोपॉज है, मीनोपॉज के बाद क्योंकि ईस्ट्रोजन का लेवल बॉडी में कम होने लगता है, इसकी वजह से जो ऑस्टियोपोरोसिस है ये देखने को मिलता है ना। फिर जो विटामिन डी है, आपको मालूम ही है, जो विटामिन डी है ये कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में इसका रोल है, ठीक है। तो अगर विटामिन डी की कमी होगी तो उसकी वजह से 2 बीमारियां हो सकती हैं, रिकेट्स इन चिल्ड्रन एंड ऑस्टियोमेलेशिया इन एडल्ट। तो अगेन इन कंडीशंस में भी जो बोन्स हैं ये वीक हो जाती हैं, ठीक। आपको मालूम ही है कि अगर आपको बोन को स्ट्रेंथन करना है तो उसके लिए बेसिकली जो कैल्शियम है, और कैल्शियम के साथ ही विटामिन डी, है ना, क्योंकि विटामिन जो डी है इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, ठीक है। तो ये अगर हम लेते हैं तो हमारी जो बोन्स हैं ये हेल्दी और स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो आज हमने इस टॉपिक के अंदर बोन्स के बारे में सब कुछ पढ़ा एक तरीके से। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।